और भोजपुर ताल का जो ऊंचा तट है उसको देख करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि कभी गंगा का मुख्य धारा इधर प्रवाहित हो रहा होगा। और इसी गंगा के मुख्य प्रवाह में प्राचीन नगर बलिया जो है विलुप्त हो गया। आज जो बलिया नगर आप देख रहे हैं ये तो केवल प्राचीन नगर के लिए एक स्मरण दिला देता है कि प्राचीन बलिया कहाँ था, लेकिन प्राचीन बलिया कहाँ था, किसने बसाया था, इसके लिए कुछ नामकरण के सूत्रों पर हमें विचार करना पड़ता है। क्योंकि वो इतिहास के गुफा में खोया हुआ है और वो इतिहास का बात हो गया है, लेकिन उसको याद करने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के खंडहरों में टटोलना पड़ेगा। थोड़ा सा इस समय दीजिए, ठीक है। इतिहास पे टटोलना पड़ेगा हमें। जब यहाँ पर बलिया नगर ये जो नया बसा हुआ है, इसके ठीक 7 किलोमीटर दक्षिण एक नियाजीपुर गांव है, उसी के आसपास प्राचीन बलिया नगर कभी रहा होगा। क्योंकि आज भी वहाँ के अभिलेख में तुर्क बलिया नाम का एक मौजा विद्यमान है। हो सकता है कि कभी तुर्क इधर आए हो और अपना अधिकार जताने के लिए, प्रभुत्व जताने के लिए उस बलिया के पहले तुर्क शब्द जोड़ दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि उस बलिया नगर में कोई तुर्क बलिया करके मोहल्ला हो। डॉक्टर ओल्डहम जिसने बलिया के बजेटियर पर बहुत बड़ा काम किया है, डॉक्टर नेवी के साथ मिलकर के, जो 1905 में बलिया का बजेटियर लिखा गया, ओल्डहम ने लिखा है कि हो सकता है कि बाबर की सेना, तुर्क सेना इधर से गई हो और यहाँ कहीं छावनी बनाई हो और उसने अपना प्रभुत्व जताने के लिए बलिया के पहले तुर्क शब्द जोड़ दिया। गंगा घाघरा से ये आबिद जो क्षेत्र है, यहाँ पर बलिया के नामकरण के लिए कुछ लोक में प्रचलित लोक मान्यताएं हैं। जैसे कि असुर राजा बल जो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि थे और बलि के गुरु भृगु मुनि के पुत्र शुक्राचार्य थे। और जब असुर राजा बलि ने यज्ञ करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य से जब सलाह दिया तो शुक्राचार्य ने इसी पवित्र भूमि पर उन्होंने सलाह दिया कि शुक्राचार्य के पिताजी यहीं पर तपस्या किए थे। और असुर राजा बलि ने यहाँ पर यज्ञ किया वायना के पास में, जहाँ पर यज्ञशाला का अवशेष आज भी विद्यमान है। और जब उसने यज्ञ किया तो याग कहा जाता है यज्ञ, बलियाग, यानी बलियाग से प्रयाग तक अनेक यज्ञ हुआ करते थे। प्रयाग में भी जो याग है वो यज्ञ के लिए ही है, अनेक यज्ञ हुआ करते थे। और बलियाग को ही राजधानी भी राजा बलि ने बनाया, इसलिए कालांतर में गौ हट गया और बलिया तक रह गया। इसलिए बलिया का नाम उसी बलि के यज्ञ के आधार पर, बलियाग के आधार पर बलिया कहा गया। मित्रों, और 4-5 चीजें आती हैं इस संदर्भ में कि जैसे जो सफेद रेत था उसी को बलुआ कहा गया और बलुआ से बलिया बना। बुद्ध के समय में बुलियों का बलिया में शासन रहा, उन बुलियों के आधार पर इसको बलिया कहा गया। कि इस पचेव मौजा में वाल्मीकि का आश्रम था और उसके आधार पर वाल्मीकिया बना और वाल्मीकिया से बलिया बना। और कुछ लोग दानव राजा नहीं, आनव राजा बलि के आधार पर इसको बलिया मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पुराणों में सशक्त रूप से कही गई है बात तो असुर राजा बलि का। रामायण काल की कुछ घटनाएं
इस बलिया में घटित हुई थी। रामायण काल की कुछ घटनाएं, जैसे कि श्री राम जब राक्षस यहाँ पर त्रिहेदारण्य क्षेत्र में राक्षस रहा करते थे और सिद्धाश्रम में जब विश्वामित्र को परेशान करने लगे तो वो राम लक्ष्मण को लेकर के आए। पहले दिन जब वो गंगा जब सरयू नदी से पार हुए तो जहाँ ठहरे थे वो लक्ष्मेश्वर जी है, यानी कि रसड़ा से 8 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण लक्ष्मेश्वर जी है, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान शंकर की पूजा करने के बाद लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना की थी। वहाँ पर पहली रात ठहरे थे। दूसरी रात विश्वामित्र दोनों भाई को लेकर के कामाख्या धाम पहुँचे और जहाँ पर कामदेव को भगवान शंकर ने त्रिनेत्र से भंग किया था, वो कामदेव जो है कारो के नाम से प्रसिद्ध है, उस स्थान पर जाकर के वो ठहरे थे। दूसरी चीजें और घटनाएं बलिया में घटित हुई थी, जैसे वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम को कहा जाता है कि दिगही बहुवारा से सटे पचवे मौजा में था, क्योंकि दिगही बहुवारा से सटे जब पचवे मौजा में होगा तो निश्चित रूप से उस समय गंगा और घाघरा का संगम द्रेवती ताल के पास हुआ करता होगा और गंगा और ये टोस का भी संगम, तमसा का भी संगम उसी के पास हुआ होगा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 43वें सर्ग के 15 से 17 श्लोक में यह दिया गया है कि लक्ष्मण ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम घाघरा नदी के गंगा नदी के दक्षिण तट पर वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़ा था। क्योंकि वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़ा था दिगही का अर्थ होता है दिगल और फेकल भोजपुरी में, और बहुवारा यानी कि बहुआवास यानी कि बहुनिवास, इससे प्रमाणित होता है। और पचवे मौजा में जो माता सीता का मंदिर है, वो मंदिर तो नया है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जो 4.5 फीट की सीता की प्रतिमूर्ति जो मूर्ति है, वो पत्थर की जो काली मूर्ति वहाँ पर है, जो माँ जानकी अपने दोनों बेटों के हाथ पर अपने हाथ को रख करके आशीष स्वरूप खड़ी हुई है। उस मूर्ति को पुरातत्वविदों ने कहा है कि ये लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। सीता जी जहाँ पूजा करती थी, जिसको आप छितेश्वर नाथ कहते हैं, वो छितेश्वर नाथ नहीं, उनका नाम सीतेश्वर नाथ था। बाद में वो छितेश्वर नाथ हुआ और उसी के बगल में सीता जी के पुत्र कुश ने कुशेश्वर महादेव की स्थापना की, जिसको हम कुशौरा के नाम से जानते हैं। मित्रों, हमारे पास मटेरियल काफी था और पढ़ने के लिए मैं आया था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब को विश्वविद्यालय जाना है, आपकी इसी के तरफ से संकेत है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। अगर कभी इस एरिया में कार्यक्रम होगा तो उस समय मैं चाहूँगा कि ये अपनी पूरी बात हम रखें, क्योंकि मैं अपनी पूरी बात रख नहीं पाया। अभी तो भड़सर की मैं बात ही नहीं किया, जो भड़सर आपके पास है, ये भारद्वाज मुनि का आश्रम था। भड़सर जो है कभी बहुत बड़ा यहाँ पर एक जल का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और यहीं पर वीर लोरिक देव का किला था, जो भड़सर गांव के बीच में था और जिसके चारों तरफ राजमार्ग बने हुए थे। जहाँ पर हम लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, इसके बगल में वीर लोरिक देव का वो स्थान है, लोरिक दी, जो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि जो 12 भट्ट की आत्मकथा में उस वीर लोरिक देव का और पुनर्वा में उल्लेख किया है, उस इतिहास को मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपसे समय अभाव के कारण। और जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, वीर लोरिक के बड़े भाई सौरू थे, उन्होंने इस नदी का पानी रोकने के लिए कभी बांध बनाए। बांध का तो पता नहीं है, लेकिन सौरू बांध हो गाँव आज भी यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन और मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ एक छोटी सी कविता के साथ। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दावेदार से कह सकता हूँ कि पिछले कुछ समय में हमने जो भी बातें जानी बातें सीखी, उसने हमें अपनी पहचान से रूबरू कराया। और अगर ये बैठ के किताब में होना शुरू करते तो इतने साल गुजर जाते, करना नहीं, सर ने हमें कुछ बिल्कुल में समझा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध करके करके जोरदार तालियों से अभिवादन किया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्षीय वक्तव्य
प्रोफेसर बी ए पाटिल जी, प्राचार्य सतीश कॉलेज को बुलाना चाहूँगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कल जननायक चंद्रशेखर महाविद्यालय में कॉन्वोकेशन है और सर वहाँ के AC के मेंबर हैं। इसके बावजूद भी इस बिजी टाइमलाइन में सबने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन इस जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राय साहब, जनार्दन राय साहब, और यहाँ उपस्थित मेरा गांव मेरा इतिहास इस कार्यक्रम या इस पूरी संकल्पना की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, रश्मि मैडम, अखिलेश जी, हमारे सहयोगी मित्र हमारे प्रोफेसर दीपक सर, जिनका वक्तव्य आपने सुना, और अखिलेश जी वो भी जुड़े हुए हैं मेरा माटी मेरा इतिहास से, और इस गांव के प्रधान जी, यहाँ हमारे सम्मुख इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज मैं मंगल पांडे जी के इस पवित्र भूमि से पर खड़ा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। इतिहास वैसे तो मेरा कभी बहुत प्रिय विषय नहीं रहा, ये मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन इतिहास का जब सृजन की बात आती है तो इतिहास के लिए जो साक्ष्यों का जब हम एकत्रीकरण करते हैं, वहाँ पर विज्ञान भी कहीं न कहीं इतिहासकारों की मदद करता रहा है आर्कियोलॉजी के माध्यम से। एक कॉमन लेमैन के रूप में मैं महसूस करता हूँ कि इतिहास यद्यपि मेरा प्रिय विषय नहीं रहा, मैं फिर से प्रकट करता हूँ इस बात को, लेकिन आज जो आजकल वर्तमान स्थिति है उसमें एक उत्कंठा जरूर जागृत हुई है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ के विशिष्टताओं के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी है। तो इतिहास को जानना सभी का एक तरीके से अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि अपने जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम उसके बारे में जानें। इतिहास की जो जानकारी अक्सर हमको मिलती है हमारे टेक्स्ट बुक के माध्यम से मिलती है, जब भी हम अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके माध्यम से मिलती है, लेकिन उस टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट रखें यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि हम आखिर उस बच्चों को क्या पढ़ाएं, वो कंटेंट क्या रखें, विषय वस्तु क्या रखें। इस पर ढेर सारी डिस्कशन होते रहती है विद्वान इतिहासकारों के बीच में, जिसको मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ या कहीं टीवी पर डिबेट के माध्यम देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का कंटेंट क्या होना चाहिए, उस पर निश्चित रूप से यहाँ विद्वान प्रोफेसर हैं इतिहास के, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरी अपनी सोच ऐसी है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम भारत का इतिहास तो जानते हैं लेकिन हम बलिया का इतिहास नहीं जानते। हम विश्व का इतिहास पढ़ जाते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में अपने गांव का इतिहास नहीं जानते। तो निश्चित रूप से इस टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा और बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है कि यह टीम एक नई दिशा को लेकर, नए क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि मेरा गांव मेरा इतिहास। यह बिल्कुल अछूता है। हम बलिया के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो इसके लिए हमको सामग्री कहाँ से मिलेगी? तो सामग्री को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं इतिहासकारों की है। हम जाए कहाँ पे? ज्यादा विद्वान है, अपनी बातों करते हैं, लेकिन मैं लेमैन या एक कॉमन मैन की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि इतिहास छुपा हुआ है हमारे लोकगीतों में, हमारी संस्थाओं में, और हमारे यहाँ जो भी संस्कृतियाँ विद्यमान है उसके माध्यम से हम अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं। गीतों के माध्यम से ढेर सारा इतिहास उपलब्ध है हमारे पास, तो अगर उन पर हम विधिवत अध्ययन करें तो उस क्षेत्र का इतिहास बढ़ता चला जाता है। बलिया के नाम के पर चर्चा, जैसे प्रोफेसर श्रीपद सर ने कहा कि कई धारणाएं बनी हुई हैं, उसमें अथेंटिक क्या हो सकता है, ये अपने आप में रिसर्च के विषय है। मैं एक छोटा सा टॉपिक अभी प्रोफेसर देवेंद्र सर से बात कर रहा था। मैं सतीश चंद्र कॉलेज में हूँ और सतीश चंद्र गिरी जी महाराज का इतिहास में जानने की कोशिश किया जब, तो उसमें भी दुविधाएं ढेर सारी हैं।
उनका मैंने कहा कि आप मुझे सही माने में कई अध्यापकों से जो इस विषय के पारंगत हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे सतीश चंद्र गिरी जी महाराज के बारे में ऑथेंटिक जानकारी तो दीजिए, उनका एक वास्तविक चित्र हमारे पास होना चाहिए। तो वह भी वास्तविक चित्र भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो मैं इस पूरी टीम के माध्यम से अपनी इस बात को भी कहना चाहूंगा कि सब हमारे क्षेत्र में जो विभूतियां जन्म ली हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप लोग अपनी टीम के माध्यम से बताएंगे तो कुछ ऑथेंटिक जानकारी, जैसे मैं अपने कॉलेज के इतिहास के बारे में जब मैं पहुंचा तो मुझे सारी जानकारी नहीं मिल पाई, ढेर सारी भ्रांतियां वहां पे है। तो इतिहासकार भी हमको नजर आते हैं जो झूठी मनगढ़ंत कहानियां बता करके कहते हैं कि ये ऑथेंटिक है। तो हमको रियल हिस्टोरियंस की जरूरत है जो वैज्ञानिक पद्धति से किए गए साक्ष्यों के आधार पर हो, अभिलेखों के आधार पर हो, या किसी लोकगीतों के आधार पर हो, या जिस भी लोकल जो भी सामग्री उपलब्ध हो उनके आधार पर हो। तो सारे यहाँ उपस्थित जनमानस हमारा मौजूद है, वो निश्चित रूप से जानना भी चाहेगा कि हम क्या थे, हमारे यहाँ के क्षेत्र से आते हैं। तो इस जेएनयू से आई हुई इस टीम को, दिल्ली से आई हुई टीम को, पहले तो मैं इस बलिया जनपद में आने पर उनका अपनी तरफ से अपने जनवासियों को सर हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छे लक्ष्य को लेकर आप कर रहे हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में अगर हमारे महाविद्यालय से अगर कोई सहयोग की अपेक्षा होगी तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े रहेंगे सर। और एक निवेदन भी इस टीम के साथ मैं अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगला अगर कोई कार्यक्रम हो तो हमारे महाविद्यालय में ऐसा एक कार्यक्रम आप करें जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से विभाग करेंगे और अपने यहाँ कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के भी हमारे विद्वान प्राध्यापक हैं, मेडिवल हिस्ट्री के भी विद्वान प्राध्यापक हैं, उन प्राध्यापकों के माध्यम से एक हिस्ट्री की एक अच्छी रूपरेखा हम लोग कर सकते हैं और बलिया का एक वास्तविक इतिहास पर हम लोग एक शोध भी प्रारंभ कर सकते हैं आपके नेतृत्व में प्रोफेसर देवेंद्र सर। तो इसमें आपका पूरा सहयोग भी हम मांगते हैं कि हमें वास्तविक चीज बताई जाए, क्योंकि कभी कभी भ्रांतियां बहुत हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कि आप सबका आह्वान भी करता हूँ कि अपने क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए हम भी कुछ प्रेरित हो, हमारे पास जो भी कुछ स्रोत हो, पुरानी कोई पुस्तक हो ऑथेंटिक, उसको भी एक जगह एकत्रित करें। हम लोग एक जगह कहीं पर शोध पीठ का या शोध का एक स्थान ग्रहण करें जहाँ पर बलिया के बारे में समस्त अच्छी जानकारी या समस्त ऑथेंटिक जानकारी में इकट्ठा करें और उसके माध्यम से हम लोग बलिया के इतिहास की रचना करने के लिए आगे बढ़े। तो सारे यहाँ जनमानस को एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, खासतौर पे यहाँ दिल्ली से आई हुई टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने यहाँ पर हमको सुना। निवेदन करूंगा श्री कमलदेव सिंह जी से कि वो मंच पर आए, समाज की तरफ मोड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंत में इसका जो रिजल्ट है बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा होगा। एक बार फिर से धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अग्नि पाटिल से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और कमलदेव सिंह जी का स्वागत करें। हमारा जो अगला सत्र है वो है कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान और श्री कमलदेव सिंह जी उस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान के लिए मैं कार्यक्रम की दिशा आगे बढ़ाते हुए मैं कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर जनार्दन राय जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर शीर्षक कुमार यादव हमारे ज्ञान गुरु हैं और मेरे आत्मा मैं अपने बगल में उस विभूति को पाता जिसका नाम उस किताब के लेखक के रूप में अंकित है देवेंद्र। हाँ तो और धीरे धीरे मन पर देवेंद्र की प्रतिभा
और इनके चारों व्यक्तित्व को भीतर से देखने में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरे सामने मेरे परम पूज्य गुरुदेव राधा मोहन पाल आचार्य राजा, जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अप्रतिम अध्ययन, और क्या कहूँ उनके बड़े भाई को राधा कृष्ण पाल, वे आचार्य धर्म और विज्ञान के आर्थिक मुद्दों पर विचार करने वाले एक अन्य मध्य। आज इनकी स्मृति मेरे सामने कैवल्य शरीर के रूप में उपस्थित है। अब यहाँ आने के पूर्व लग रहा था कि किसी यूनिवर्सिटी अथवा महाविद्यालय के सभागार में यह बूढ़ा विद्यार्थी कुछ सुन रहा है और पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आचार्य जो मेरी शैक्षिक मूल्यों की आराधना के हस्ताक्षर करने वाले प्रतिष्ठित महाविद्यालय प्राचार्य आयु में देखने में अच्छा लग रहा है। मैं 90 स्पर्श करने वाला हूँ और मेरा पढ़ना एक ऋण है, पढ़ना एक ऋण है, लिखना उस ऋण की अदायगी है। और जब आपने किसी परिस्थिति में अपने को व्यक्त कर दिया लगता है वही जीवन है। इतिहास समाचार के लोकार्पण सही बात है कि जब तक लोकार्पण नहीं हुआ पांडुलिपि कुमारी कन्याएं हैं और उनका प्रकाशन भी पांडुलिपि ऐसी स्थिति हो जहाँ पर शब्द और अर्थ का पानी होता। मैं अपने को उपस्थित पाकर स्वतः अपने को धन्यवाद। जहाँ तक इतिहास का बचपन में प्रिंसिपल साहब जैसे अध्यक्षाओं ने पढ़ाया था, इतिहास ऐसा ही था या इसी प्रकार था। प्रिंसिपल साहब ने अपनी छोटी सी व्याख्यान माला के तहत अपनी को अभिव्यक्त करते हुए कहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी मतलब विज्ञान के अध्ययन और इस इतिहास को अपने नजरिए से देखने वाले एक सन्यासी थे सिद्धाश्रम के बक्सर में शायद स्थान, उनका नाम त्रिदंडी स्वामी। वे लगभग 100 वर्ष के हो गए, अपनी यात्रा पूरी की। देखने में तो वो सन्यासी थे, सुनने में भी सन्यासी थे। वे कहते थे पैर से जब उनका चरण दबाया जाता था तब आदमी ने कहा, अरे बबुआ, इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। और यदि अपने बीज व्याख्यान की नजरिए से देवी ने बेटी ने माता पुत्री ने जिन बिंदुओं पर हमने विचार किए उसे लगता है हिस्ट्री इज ए वीक पॉइंट इन दिस। इतिहास पहले जैसा ऐसा ही है, इसी प्रकार हुआ। लेकिन भारत का इतिहास अपनी कमजोरियों के साथ हमको अपनी ओर पढ़ने के लिए
सचमुच इतिहास विज्ञान है। इतिहास एक विज्ञान है, न उससे कुछ ज्यादा और न कम। कहो कि गुरुवार तो बड़ा बदमाश कहत बा कि इतिहास विज्ञान है। मैं प्रिंसिपल साहब की बात के समर्थन में नहीं, मैं उनकी बातों का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ। वाकई इतिहास एक विज्ञान है, उससे न कम है और न उससे कुछ ज्यादा। ऐसी परिस्थिति में जब हम वर्तमान की दहलीज पर खड़े होते हैं तब अतीत क्षणवाद के माध्यम से गुजरता हुआ दिखलाई देता है और हमारे पीढ़ी का आदमी इंसान दहलीज पर वर्तमान के खड़े होंगे, बीते हुए समय में अतीत को वर्तमान में खींचना चाहता है और रश्मि सलीखी लड़की आने वाले कल को वर्तमान में उतारना चाहता है और व्याकरण की दृष्टि से उतारना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे क्षण में आज की उपस्थित देता खड़े हैं जहाँ से वर्तमान के चौकट पर खड़ा होकर अतीत को देख रहा है, उतारना चाहता है और भविष्य को भी अपनी झोली में भरना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में विचारों का ताना बाना ऐसा बन रहा है कि हम लाचार होकर अपने वर्तमान की दहलीज पर अपने अंचल को देखें और अंचल वह गाँव का, अंचल वह भारत माँ का है और अपनी बेटी का है, भाभी का है और आम बेटियों ये आंचल खिला दादी ने ये आंचल शब्द जो थोड़ा नीचे में करता है तो नारी शर्म डूब के पानी में बहता है। गुजारिश काट दे तकदीर से इतना करूँगा मैं किसी मजबूर औरत का मुझे आंचल बना। हमारे सामने प्रसिद्ध नारायण सिंह प्रसिद्ध जिनकी चर्चा मेरे गुरु ने किया है, वह व्यक्ति अपनी बैखरी वाणी में उन मित्रों को संबोधित करना चाहता है और सुनाता है वतन के आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन के आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मौसम में हमारा कभी दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी वो अपना आसमान। इसके लिए जिन दोनों इलाकों के लोगों ने संघर्ष किया था वह संघर्ष वह सपना अब हमारी आंखों के सामने बिखरा हुआ सा दिखलाई दे रहा है। देखिए दिनकर के वंशजों राधा मोहन उपाध्याय की स्मृतियों के आरोप में जब सागरी कथा का लिख रहे थे अपने अंचल की उन बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया। अपने शहीदों को अपने बच्चों को उन दोनों आंखों से भारत देश आपका गाँव अपने उन पुरखों की याद में कुछ तो कह रहा है, कुछ तो सुन रहा है। देवेंद्र जैसे देता आपके सामने उन पुरानी बातों को जहाँ से गाँव भारत गाँव है, आज पूरी दुनिया गाँव के रूप में तब्दील हो गई है। ऐसी परिस्थिति में या ऐसे संदर्भ में जहाँ पर सर्वजन रखा जाता है, आज बेटियों को आज भरती हुई समाज के सामने मुझे तो गर्व है कि अगर आप संख्या में 40 हो गए तो 25-30 की संख्या में हमारी मानस पुत्रियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या यह इतिहास काम नहीं है? फिर इतिहास के देता इतिहास अपने को पूरा है। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूँ, विरोध भी नहीं करता हूँ, इसलिए विरोध करते हुए डर लगता है। लेकिन आप महाभारत के शिक्षण को अपनी आँख के सामने